Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to start an MCQ series and the questions will be based on polity which are relevant for your exam. So let's get started with the questions. First question is, under which act provision was made for the first time for the election of some non-official members in the central and provincial legislative councils? Your options are A, Indian Council Act 1861, Indian Council Act 1892, Indian Council Act 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा करेक्ट है, या फिर आप लोग अपनी कॉपी या पेन लेके मार्क कर सकते हैं। एट द एंड यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि आपके आउट ऑफ 10 कितने करेक्ट हुए हैं। ठीक है जी, तो आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो अब हमारे जो काउंसिल एक्ट्स की सीरीज थी हमने देखा है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। तो उसी में से एक था कि एलिमेंट ऑफ इलेक्शन जो है वो ऐड किया गया था। तो वहां पे मेंशन नहीं था कि ये इलेक्शन है, बट उसको एक एलिमेंट ऑफ इलेक्शन माना जाता है। और नॉमिनेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टन बॉडीज, जैसे आपकी यूनिवर्सिटीज हो गई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गए, जमींदार हो गए, तो उनकी रिकमेंडेशंस पे ये नॉमिनेशंस हुआ करती थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काफी ज्यादा एग्जाम में आता है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के बारे में ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है जी, तो इसने अब लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन जो है वो बनाया था यूज ऑफ इलेक्शन के लिए। तो कुछ नॉन ऑफिशियल सीट्स थी दोनों में, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, जिसके लिए ये एक्ट में प्रोविजंस थे। फिर सेकंड आपका है कि वर्ड इलेक्शन जो है वो एक्सप्लिसिटली नहीं यूज किया गया था, बट इसमें एक एलिमेंट ऑफ इलेक्शन देखा गया। ठीक है, तो फर्स्ट जो एलिमेंट ऑफ इलेक्शन यूज हुआ है वो इस एक्ट के द्वारा माना जाता है। तो आपका आंसर है बी, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो फ्रॉम वेयर हैज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट? आपके ऑप्शंस है ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी आयरलैंड या फिर डी फ्रांस। तो हमने देखा है कि हमारी 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट में बेसिकली वो लॉज होते हैं जिनमें हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए होती है ऑल ओवर द कंट्री, तो वो सेंटर बनाता है। ठीक है जी। सेकंड आपकी स्टेट लिस्ट जो है, आप पर्टिकुलर स्टेट जो है वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपनी हिस्ट्री पॉलिटी के अकॉर्डिंग लॉज बना सकते हैं। वो सब्जेक्ट्स आपके स्टेट लिस्ट में होते हैं। फिर कंकरेंट लिस्ट जो है उन सब्जेक्ट्स में आपको यूनिफॉर्मिटी चाहिए होती है बट नॉट मैंडेटरी, तो इसीलिए वो आपके लॉज जो है कंकरेंट लिस्ट के अंदर बनते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है हमारा कंकरेंट लिस्ट वाला, ये लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, ऑस्ट्रेलिया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उसमें लॉज बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें वो सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं जिसमें पूरी कंट्री में यूनिफॉर्मिटी चाहिए होती है बट उस लेवल की नहीं चाहिए होती, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारा कंकरेंट लिस्ट का है। ऐसे ही हमारे बाकी सारे बहुत सारे फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहीं ना कहीं से अडॉप्ट किए गए हैं, तो वो भी आपके क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड आपका है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट आपका है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, थर्ड है आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, फोर्थ है आपका फाइनेंस कमीशन। विच ऑफ द अबव इज और आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? आपके ऑप्शंस है ए 1 and 3 ओनली, बी 1, 2 and 3 ओनली, सी 3 ओनली या फिर डी 3 and 4 ओनली। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इनमें से कौन सी है वो मेंशन करना है। अब हमें पता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है और स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है वो है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है किसी आर्टिकल के फॉर्म में, और स्टैट्यूटरी बॉडी हमारी बाय लॉ बनाई गई है आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, तो अब इनमें से हमारी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ये हमें मार्क करना है। तो आपके ऑप्शंस है, आप लोग अपने कॉपी पेन पे मार्क कर सकते हैं। सेकंड आपकी बात ये है कि
जो एक्ट से बनाई गई हैं यहाँ पे वो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। यूपीएससी और आपका फाइनेंस कमीशन, इनके अपने डेफिनेट आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम लोग लर्न करते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आंसर आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हो जाता है 3 और 4 आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है और 1 और 2 आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Which of the following directive principle was not added by 42nd Amendment Act of 1976? आपके ऑप्शन है ए टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये आपका आर्टिकल 39 है। ऑप्शन बी टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये आपका आर्टिकल 39A है। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, आर्टिकल 43A। या फिर डी स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, आर्टिकल 38। तो इनमें से कौन सा आपका 42nd अमेंडमेंट से ऐड नहीं किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है आपका डी, आर्टिकल 38। तो अब 42nd अमेंडमेंट ने हमारी 4 आर्टिकल्स ऐड किए थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, तो उनमें से चौथा आपका है 48। ठीक है जी, तो 48A आर्टिकल आपका क्या कहता है? टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है जी, तो ये हमारा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है जो 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ है। तो यहाँ पे लिस्ट दी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39, 39A, 43A और 48 आपके 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं। और लास्ट ऑप्शन जो आपका था डी, आर्टिकल 38 टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, ये आपका ऐड हुआ है 44th अमेंडमेंट एक्ट से 1978 में। तो 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, चेंजेस आपके देखे गए थे। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। क्वेश्चन 5 है, काफी 1 लाइनर शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है। ठीक है, फैक्चुअल है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन इंडिया? तो आपके ऑप्शन है ए 15, बी 22, सी 25 या फिर डी 30। तो काफी सिंपल क्वेश्चन ये है। तो हमारी कमेटीज का एक चैप्टर आपका लक्ष्मीकांत में दिया है, उसमें आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, ऐसे उनके मेंबर्स भी आपको मेंशन्ड है। काफी बेसिक चीज है। तो इसका आंसर है आपका बी 22। ठीक है जी, अब कुछ मेंबर जो है इसमें लोकसभा के हैं और कुछ राज्यसभा के हैं। तो लोकसभा से आपके 15 मेंबर्स हैं और बाकी के 7 आपके राज्यसभा से है। ठीक है, तो 22 हो गया। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो एक स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी है। ठीक है जी, हमने देखा है कि पार्लियामेंट्री कमेटीज जो होती हैं आपकी स्टैंडिंग होती है, जो परमानेंट होती है, हमेशा रहती है, और एड हॉक होती है जो आपकी किसी पर्पस से बनाई जाती है। जब पर्पस आपका कंप्लीट हो जाता है तो उन्हें डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमेशा रहती है, ये स्टैंडिंग कमेटी है। तो ये फर्स्ट इस्टेब्लिश हुई थी आपकी 1921 में अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा आपका कि फीचर्स पूछते हैं चार्टर एक्ट्स का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स का, वैसे ही ये भी एक फीचर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का है। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसका क्या फंक्शन है, ये एग्जामिन करती है मैनर्स एंड रिजल्ट्स ऑफ स्पेंडिंग द पब्लिक फंड्स। ठीक है, जो पब्लिक फंड्स हैं उन्हें कैसे स्पेंड करना है वो सब इसके अंडर आता है। अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपके 22 मेंबर्स है, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, विच वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर? ठीक है, फर्स्ट आपका है वीवी गिरी, सेकंड है बीडी जत्ती, सी है आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर डी आपका जीएस पाठक। तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर जो है वो है सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है जी, तो इनका लॉन्गेस्ट टेन्योर था आपका। तो इनके टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे आपके वो थे राजेंद्र प्रसाद, और इन्होंने सर्व किया है 1952 से लेके 1962, विच इज ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। तो इसलिए ये लॉन्गेस्ट सर्विंग आपके वाइस प्रेसिडेंट है। तो ऐसे ही हमारे छोटे छोटे जो फैक्ट्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये फैक्ट्स हमें आने चाहिए, काफी कॉमन फैक्ट्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर प्रेसिडेंशियल पावर
ऑफ सब्सटीट्यूटिंग वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट बाय अनदर ऑफ अ लाइटर फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारी पार्डनिंग पावर की बात हो रही है जो हमारे प्रेसिडेंट के पास है। तो आपके ऑप्शंस है पार्डन, बी रिप्राइव, सी रिस्पाइट या फिर डी कॉम्यूटेशन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है आपका कॉम्यूटेशन, जिसमें वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट चेंज हो जाती है एक लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट में। ठीक है जी, तो पार्डन में आपका क्या होता है, ये पार्डन में आपका कंप्लीटली एब्जॉल्व कर देते हैं इंसान को, सारी सजाएं माफ हो जाती है, तो वो कंप्लीट पार्डन हो गया हमारा। सेकंड आपका रिप्राइव है। रिप्राइव का पर्पस बेसिकली होता है थोड़ा टाइम देना इंसान को जिसको डेथ पेनल्टी मिली है फॉर एग्जांपल, कि थोड़ा टाइम मिल जाए ताकि वो पार्डन के लिए अप्लाई कर सके। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है आपका रिप्राइव। रिस्पाइट जो है वो आपका किसी स्पेशल केसेस में मिलता है, जैसे कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होगी या फिर कोई विमेन प्रेग्नेंट है तो उनका जो टर्म है वो कम किया जाता है, उसको रिस्पाइट कहते हैं। आप कॉम्यूटेशन हम देख ही रहे हैं कि एक फॉर्म की पनिशमेंट को दूसरे फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी डेथ सेंटेंस है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज कर देंगे, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट को आपको 2 years पनिशमेंट में चेंज कर देंगे। ठीक है जी, अब एक और है जो यहाँ मेंशन नहीं है, वो है रेमिट। ठीक है जी, तो ये आपके 5 पार्डनिंग पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट के पास है। तो ये आर्टिकल हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 72 में आपको पार्डनिंग पावर्स दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो 5 टाइप की पार्डनिंग पावर्स है आपकी, पार्डन, रिप्राइव, रेमिट, रिस्पाइट और कॉम्यूट, जैसे कि हमने देखा है। अब जो रेमिट है उसमें क्या होता है, आपकी कैरेक्टर ऑफ पनिशमेंट चेंज नहीं होता है। अगर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो उसमें वो आपको 2 years इम्प्रिजनमेंट दे देंगे, बट जैसे कम्यूटेशन में हमने देखा इसमें आपका कैरेक्टर ऑफ पनिशमेंट ही चेंज हो गया है। ये आपका डेथ सेंटेंस से आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया है, तो पनिशमेंट का कैरेक्टर चेंज कर देते हैं। तो ये डिफरेंस है आपका रेमिट और कम्यूट में। ठीक है जी, तो अभी प्रेसिडेंट जब ये पावर यूज करते हैं तो इसे कम्यूटेशन कहते हैं, जहां पे वो लाइटर फॉर्म की पनिशमेंट दे देते हैं। तो एग्जांपल आपको दिया है, डेथ सेंटेंस चेंज हो जाता है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में, या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट चेंज होता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट में। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो आपके ऑप्शंस है ए 10th शेड्यूल, बी 9th शेड्यूल, सी 8th या फिर डी 7th शेड्यूल। तो 7th शेड्यूल हमने देखा है अभी कि आपकी सब्जेक्ट्स के ऊपर है, लिस्ट के ऊपर है, जो हमारी सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है, तो 7th शेड्यूल में वो मेंशन्ड है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है आपका 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में आपका डिफेक्शन पे बेस्ड लॉज है। तो इसकी नीड कहाँ फील हुई, काफी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, पहले ही कोलिजन गवर्नमेंट है तो काफी आपके एमएलएज जो है वो स्विच कर रहे थे, पार्टी स्विच कर रहे थे, इसकी वजह से सरकारें गिर रही थी, तो काफी हंग पार्लियामेंट्स हो रही थी हमारी, इसीलिए इसकी नीड फील हुई। तो 10th शेड्यूल जो है वो एक आर्टिकल से ऐड किया है, एक अमेंडमेंट से ऐड किया है, जिसको बोलते हैं 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है जी, ये हुई है आपकी 1985 में, और काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही फैक्ट्स आपके, अमेंडमेंट का नंबर भी 52nd अमेंडमेंट और 10th शेड्यूल भी। ठीक है जी, तो इसमें आपका एंटी डिफेक्शन के अगेंस्ट प्रोविजन है, और आपका 10th शेड्यूल भी इसी अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 9th क्वेश्चन हमारा है, हु कैन अपॉइंट एन एड हॉक जज इन सुप्रीम कोर्ट। तो आपके ऑप्शंस है ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी मिनिस्टर ऑफ लॉ, सी कोलिजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे हमारा आंसर है डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो क्या होता है, एड हॉक जज से हमारा क्या मतलब है, जैसे हमने देखा कि हमारी परमानेंट स्टैंडिंग कमेटीज होती है और एड हॉक कमेटीज होती है, वैसे ही आपके एड हॉक जज का मतलब है जब आपका कोरम कंप्लीट नहीं है सुप्रीम कोर्ट का अपनी सेशंस को हेल्ड करने के लिए, तो आपको और जजेस की जरूरत पड़ती है ताकि कोरम कंप्लीट हो। जैसे हमारी पार्लियामेंट में होता है कि जब तक पर्टिकुलर कोरम नहीं है तब तक उसकी वर्किंग स्टार्ट नहीं होती, वैसे ही सेम आपका सुप्रीम कोर्ट में भी होता है। तो उसी कोरम को मेंटेन करने के लिए ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं और जजेस, बट कंडीशन ये है कि वो जजेस जो है वो क्वालिफाइड होने चाहिए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए।
ठीक है जी। तो एडहॉक जज जो है वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस विद प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, अगर इफ वहां पे कोई कोरम ना हो जजेस का सेशंस को होल्ड करने के लिए, ठीक है जी। ओनली पर्सन जो क्वालिफाइड है वो कौन है, जो अपॉइंट कर सकते हैं जिनको हम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमारा आर्टिकल 127 है। आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो आर्टिकल्स भी फंडामेंटल राइट्स ही क्यों ना हो, या फिर आपकी सुप्रीम कोर्ट से बेस्ड क्यों ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे बेस्ड क्यों ना हो, सारे आर्टिकल्स हमें टिप्स पे होने चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। With reference to Election Commission of India, consider the following statements. आपकी first statement है, it is a statutory body constituted through the Act of Parliament. Second है, the Chief Election Commissioner of India can be removed from his office similar to the removal of Judge of Supreme Court of India. Which of the above statement is or are correct? तो आपको यहाँ पे correct statement बतानी है। आपके options है A 1 only, B 2 only, C बोथ 1 and 2, या फिर डी नाइदर 1 nor 2। तो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक चीज आपको स्टार्टिंग में ही कर लेनी है, जो आपके इंडेक्स में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, स्टैट्यूटरी बॉडीज है, उनको वहीं से लर्न कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बहुत बार ऐसे ही आ जाते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज है। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो यहीं से हमें गलती पता चल जाती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। हमारा आर्टिकल जो है 324 वो आपका रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको रिमूव कर सकते हैं सिमिलर मैनर में जैसे कि आपके जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर है बी 2 ओनली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे हमने डिस्कस कर लिया है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी तो हमारी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से फॉर्म होती है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है आर्टिकल 324 में, ठीक है जी। और रिमूवल का प्रोसेस आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सेम है जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे। तो आप लोग जो भी ये सीरीज देख रहे हैं एमसीक्यू सीरीज, वो कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं कमेंट करके कि आपके आउट ऑफ 10 कितने करेक्ट हैं। तो आपकी प्रैक्टिस का पता चल जाएगा और आपकी प्रिपरेशन का पता आपको भी चल जाएगा, ठीक है जी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।